आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के बुद्धिमान लोगों की। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आज तक चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो अपनी बुद्धि के लिए पूरे संसार में फेमस है। लेकिन मॉडर्न टाइम में भी यूरोप के एक व्यक्ति को यूरोप का चाणक्य कहा जाता था। वो व्यक्ति बिस्मार्क था, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी का नहीं, प्रुसिया का चांसलर था। जर्मनी तो बाद में बनेगा। और किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन किया, वो देखेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जर्मन का निर्माण हुआ या जर्मन यूनाइटेड हुआ। देखिए, जर्मन लगभग 300 स्टेट्स थे, छोटे छोटे से, जिनमें जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। और नेपोलियन ने वहाँ पर हमला कर कर कब्जा किया और 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स के एक कन्फेडरेशन में उसने बदल दिया। आप देखिए, यहाँ पर 300 स्टेट्स हैं, 390 स्टेट्स किया और उसने एक डाइट बना दी, जो कि क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बना दिया उसने। और इसके ऊपर वो खुद था, तो उसने वहाँ के लोगों को ही शासन करने के लिए दिया, ऊपर से कंट्रोल कर रखा था। इस प्रकार से नेपोलियन ने इन स्टेट्स को यूनिफाइड किया सर्वप्रथम। अब देखिएगा, नेपोलियंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स इन 1800 took the message of liberty, equality and fraternity for Germans। आप जानते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी नारा था, स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जब नेपोलियन ने वहाँ कब्जा किया तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा और जर्मन्स भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी में विश्वास करने लगे। नेपोलियन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। उसने फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अपनाया, जिससे कि वहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। जर्मन नेशनलिज्म डेवलप्ड बिकॉज ऑफ नेपोलियन। स्टार्टिंग में जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप्ड हुई जर्मन में, वो नेपोलियन के कारण हुई। द वियना कांग्रेस कुड नॉट रिवर्स द इंटीग्रेशन ऑफ रिहाइन फेडरेशन, जर्मन फेडरेशन। जब वियना कांग्रेस हुई, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो उसने इस रिहाइन फेडरेशन को जो नाम दिया था जर्मन फेडरेशन को, नेपोलियन ने, वो क्या था, रिहाइन फेडरेशन। इसको रिवर्स तो नहीं किया, यानी कि 39 स्टेट से फिर से 300 स्टेट तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने एक चेंज किया। आप देखिएगा, जो डाइट थी उसको ख़त्म कर दिया और इन 39 स्टेट्स की जिम्मेदारी दे दी ऑस्ट्रिया को, यानी कि ऑस्ट्रिया को इनका बिग बॉस बना दिया। और किसके कंट्रोल में आ गया एरिया, ऑस्ट्रिया के। कि जैसे प्रुसिया है, ये जो जर्मन स्टेट थे ये तो रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर सर्वशक्ति किसकी होगी, ऑस्ट्रिया की। ये कांग्रेस ऑफ वियना से हो गया। अब देखिएगा, जर्मन लोगों में कैसे यूनिफिकेशन की फीलिंग, किस प्रकार नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। सिंपल सी बात है, फिलोसफर्स ने रोल प्ले किया। सबसे पहले नाम आता है फ्रेडरिक हीगल का। हीगल ने सबसे पहले जर्मन्स को इंस्पायर्ड किया कि वो लोग अपनी भाषा के आधार पर यूनाइटेड हो जाएं और यूनाइटेड होकर एक नेशनल स्टेट बनाएं। उसने बताया कि जैसे फ्रांस के लोगों ने किया, ऐसा हमें जर्मन लोगों को भी करना चाहिए। फिर एक और व्यक्तित्व आता है, एक और फिलोसफर आता है, जो हम पढ़ेंगे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये जो जॉन हर्डर हैं, ये भी एक फिलोसफर थे जर्मन के। और इन्होंने भी एक ऐसी व्यवस्था की कि उसमें हम ये देखेंगे कि उस व्यवस्था में उन्होंने बताया, हर्डर ने, कि जो कॉमन पीपल हैं जर्मनी के, उनमें वास्तविक कल्चर देखने को मिलता है जर्मन का। यानी कि डास वॉल, कॉमन पीपल, उससे डिस्कवर होता है हमारा कल्चर। हम सबको संगठित रहना है, सॉन्ग्स के आधार पर, पोइट्री के आधार पर, डांसेस के आधार पर एकीकरण करने का प्रयास किया गया। एक मूवमेंट चला रोमांटिकिज्म,
जो कल्चरल मूवमेंट है उसके द्वारा यूनिफिकेशन करने का प्रयास किया गया और बौद्धिक परिवर्तन जर्मन लोगों का इस आंदोलन से हुआ। अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले पढ़ चुके हैं 1834 में जोल्बरिन एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी जो कि पुर्सिया ने बनाई थी और बाकी जर्मन स्टेट ने उसको ज्वाइन किया था। उसका रिजल्ट क्या हुआ कस्टम यूनियन का? कॉमन मार्केट हो गया, फ्री मार्केट हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई और जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की फीलिंग भी जागृत हुई। इस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की फीलिंग दी। अब हम आ जाते हैं बिस्मार्क, जो कि आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने माइंड के बेस पर अपनी विजडम से यूनिफिकेशन किया जर्मनी का। 1862 में ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चांसलर ऑफ पुर्सिया। विलियम फेडरिक फर्स्ट वॉज द किंग। ही प्रपोज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी और वॉयलेंस और मिलिट्री के माध्यम से ही उन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन हो सकता है। इशूज टू बी सॉल्व थ्रू यूज ऑफ फोर्स, नो फेथ इन स्पीच एंड डिप्लोमेसी। भाषण में कोई विश्वास नहीं था उनका, ना डिप्लोमेसी में था, ओनली वार। और उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप किया पुर्सिया को कि पुर्सिया क्या बन गया? पुर्सिया इज़ नॉट अ कंट्री विद एन आर्मी बट एन आर्मी विद अ कंट्री। इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर दी, इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा बड़ी सेना बिस्मार्क ने तैयार कर दी। अब बिस्मार्क ने कहा द जर्मन यूनिफिकेशन। आप देखिएगा 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, जो कि पॉलिटिकल बॉडीज़ ने बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाई थी। हम पढ़ चुके हैं उसके विषय में, लेकिन वो असफल रही थी। उसके बाद में जो बिस्मार्क था, जो पुर्सिया था, उसने कहा हम करेंगे यूनिफिकेशन पूरे जर्मन का। द जर्मन यूनिफिकेशन विल टेक प्लेस अंडर पर्सियन लीडरशिप। दिस यूनिफिकेशन विल टेक प्लेस ओनली थ्रू वन वे, मिलिट्री वे। उसने कहा एक ही तरीके से हो सकता है। वो तरीका क्या है? सैन्य शक्ति का प्रयोग कर कर। बट व्हाट वर द प्रॉब्लम फॉर जर्मन यूनिफिकेशन? बहुत ज़रूरी है। देखिएगा जो नॉर्थ पार्ट था जर्मन का, और वहाँ पर मुख्य रूप से दो स्टेट थे, एक तो था सेल्सविंग और दूसरा था होल्स्टीन। उनके ऊपर कब्जा कर रखा था डेनमार्क ने। यद्यपि डेनमार्क को जो वियना कांग्रेस थी उसमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया था इन दोनों स्टेट का, लेकिन वो परमानेंट कब्जा करना चाहता था। ऑस्ट्रिया स्टिल हैड डोमिनेंस ओवर जर्मन स्टेट। डोमिनेंस किसका था वियना कांग्रेस के द्वारा? ऑस्ट्रिया का था। फ्रांस कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ साउदर्न जर्मनी, और साउदर्न जर्मनी के एरियाज को कंट्रोल करता था फ्रांस। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस उस समय बहुत बड़ी शक्ति थी, इनसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं की जा सकती थी। तो सबसे पहले उसने देखा बिस्मार्क ने कि सबसे कमज़ोर है डेनमार्क, डेनमार्क से निपटा जाए पहले। जो डेनमार्क के अंडर में जो टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी टेरिटरीज थी? सेल्सविंग एंड होल्स्टीन। ये वियना कांग्रेस के द्वारा डेनमार्क को दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और लोकेशन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मेजॉरिटी में जर्मन लोग यहाँ पर रहते थे। और डेनमार्क ने 1864 में उनको परमानेंट एनेक्स करने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में डोमिनेंस किसका है? जर्मन स्टेट पर ऑस्ट्रिया का। काम लिया दिमाग से, डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता था बिस्मार्क। तुरंत बिस्मार्क पहुंच गया ऑस्ट्रिया के राजा के पास और बोला बॉस, डेनमार्क हमारी टेरिटरी को अनेक्स कर रहा है। राजा बोला अच्छा, इसे रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए। बस साथ में लिया सेना को बिस्मार्क ने। किसकी सेना को? ऑस्ट्रिया की को। और वार कर दी डेनमार्क के खिलाफ, और डेनमार्क से वो दोनों स्टेट छीन लिए। कौन से स्टेट? सेल्सविंग और होल्स्टाइन। और चूंकि ऑस्ट्रिया ने साथ दिया है, ऑस्ट्रिया से पंगा नहीं ले सकते डायरेक्ट, इसने एक कूटनीति करी। इसने क्या करा? होल्स्टाइन वाला एरिया ऑस्ट्रिया को दे दिया कि बॉस ये तुम रख लो और मुझे तो केवल सेल्सविंग दे दो। ऑस्ट्रिया खुश कि मुझे भी कुछ मिल गया, और इस प्रकार से उसने डेनमार्क को हराकर सेल्सविंग पर कब्जा कर लिया। अब उसने प्रयास किया कि
हम अब 1866 में उसने होल्स्टिंग जो ऑस्ट्रिया को दिया था वो भी कहा ऑस्ट्रिया से कि भाई मुझे दे दे, मेरे को इसको, मैं तो आपको वैसे ही दे दिया था टेम्परेरी, मुझे तो जर्मन यूनिफिकेशन करना है, ये मुझको चाहिए होल्स्टीन। और एक काम और किया उसने, ऑस्ट्रिया को कट ऑफ करने का काम किया उसके जो अलायंस थे उनसे। वो कैसे किया वो देखें। सबसे बड़ा अलायंस था उनका फ्रांस। फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ देता अगर लड़ाई होती, तो बिस्मार्क चुपचाप गया फ्रांस, और वहाँ का जो राजा था उस समय नेपोलियन थर्ड, उससे एक ट्रीटी कर ली। बोले जी आपको हम इतना टेरिटरी दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, लेकिन अगर भविष्य में हमारी कोई लड़ाई हो ऑस्ट्रिया से तो आप बीच में मत बोलना। नेपोलियन बोला ठीक है। नेपोलियन थर्ड बोला मुझे तो बहुत कुछ दे दिया तुमने, मैं क्यों बोलूँगा। अब अकेला कर दिया। दूसरी तरफ रसिया साथ दे सकता था ऑस्ट्रिया का, तो रसिया का भी साथ दिया उसने। जब रसिया पोलैंड में रेवोल्यूशन हुआ तो बिस्मार्क ने खुल के रसिया को सपोर्ट करा पोलैंड के खिलाफ, तो इसलिए अब रसिया भी ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा, अकेला हो गया। अब उसने क्या करा, जैसे देखते हैं ना हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर रोजाना आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों को भड़का रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। ऐसे ही बिस्मार्क ने क्या करा, जो एरिया था होल्स्टेन का उसके लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और कहा क्रांति करो ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ऑस्ट्रिया का राजा बोला ये बात ठीक नहीं है बिस्मार्क से, लेकिन जब तक बुद्धिमानी से फ्रांस से वो उसको अलग कर चुका था, ट्रीटी कर ली थी, ये बात ऑस्ट्रिया को पता नहीं थी। रिजल्ट क्या हुआ, युद्ध हो गया दोनों के बीच में, ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क के बीच में, प्रूसिया के बीच, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया युद्ध हार गया। अब युद्ध हारते ही जो उसका डोमिनेंस था जर्मन स्टेट के ऊपर वो ख़त्म, होल्स्टाइन मिल गया प्रूसिया को। अब युद्ध हराने के बाद में ऑस्ट्रिया की ज़मीन पर कब्जा नहीं करा बिस्मार्क ने, देखिए बुद्धि से, और तुरंत एक समझौता, एक संधि कर ली और उससे बोला कि भाई देखो जो हुआ वो हुआ, लेकिन फ्यूचर में हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप हमारे यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, और फ्यूचर में अगर हमारा किसी से युद्ध होता है फ्रांस से तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। वहाँ का राजा बोला ठीक है भाई, मेरा लैंड एरिया नहीं ले रहा, कोई बात नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब क्या किया, अब फ्रांस को अकेला कर दिया। अब देखिए आगे, बिस्मार्क मेड ट्रीटी विद नेपोलियन थर्ड फॉर आइसोलेटिंग ऑस्ट्रिया। आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया ही अगेन मेड ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया फॉर मेकिंग फ्रांस अलोन। यहाँ पर एल एक्स्ट्रा लग गया है, ये ट्रीटी के बाद में फ्रांस को अलोन करने के लिए तुरंत ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया कि भाई भविष्य में नहीं लड़ेंगे, ना तुम मेरे यहाँ इंटरफेयर करना, ना मैं तुम्हारे यहाँ करूँगा। अब 1870 में नंबर ले लिया फ्रांस का। फ्रांस पर खुद हमला नहीं किया, बिस्मार्क ने परिस्थिति ऐसी कर दी कि नेपोलियन थर्ड को पागल कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा एरिया था लग्जमबर्ग, उसको नेपोलियन थर्ड खरीदना चाहता था। बिस्मार्क बीच में आ गया, बोला नहीं नहीं आप नहीं खरीद सकते, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। उसके बाद में जो स्पेन वाला एरिया था वहाँ पर जो फैमिली थी पर्सिया की, रॉयल फैमिली, वहीं का एक राजा बन गया वहाँ का, तो इसका विरोध किया फ्रांस ने। चलो वो उसने कहा ठीक है नहीं बनेंगे, हट गया वो वहाँ से, लेकिन टेंशन बढ़ गई। धीरे धीरे बिस्मार्क ऐसे काम करता रहा जिससे मजबूरन नेपोलियन थर्ड ने अटैक कर दिया जर्मन के ऊपर, और बिस्मार्क ने जर्मन की जनता में इतनी ज़्यादा नेशनल की फीलिंग भर दी कि हर कोई लड़ने के लिए गया और फ्रांस युद्ध हार गया। और फ्रांस के युद्ध हारते ही जो वर्क था यूनिफिकेशन ऑफ इट जर्मनी वो कंप्लीट हुआ, और जो जर्मन के दो हिस्से कब्जा कर रखे थे साउथ में फ्रांस ने, एल्सेस एंड लॉरेन, वो भी जर्मन ने छीन लिए फ्रांस से। और देखिए ये जो जर्मन यूनिफिकेशन की घोषणा की गई, जो केसर विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया, वो जर्मनी में घोषणा नहीं की बल्कि हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जीत लिया था वहीं पर। इसकी एक पिक्चर भी आपकी बुक में दे रखी है, देखिएगा फ्रांस में जाकर कितना अपमानित किया कि अपने राज्य की घोषणा फ्रांस में की, फ्रांस को युद्ध में पराजित किया। और फ्रांस भी इस अपमान को भूला नहीं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने
बहुत ज़्यादा अपमान किया जर्मनी का।